हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए चलिए चलिए, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक। जो आपका जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 18 है, चैप्टर नंबर 18 है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या कवर करवा दूंगा, मैं क्या क्या कवर करवा दूंगा इसमें। एक तो होगा फुल एनसीईआरटी। फुल एनसीईआरटी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन एवरी लाइन। हर एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हर एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह रखी है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, जो भी एनसीईआरटी की लाइनस है, अगर मैं यहाँ पर ये पहले तो मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा आपको, फिर मैं यहाँ पर छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स लिखूंगा। जब मतलब जो इम्पोर्टेंट होगा समरी में यहाँ पर लिखूंगा। फॉर एग्जांपल ये पहला पेज है, इसकी समरी में यहाँ पर लिखूंगा। ऐसे ही ये हमारा दूसरा पेज है, इसकी समरी में यहाँ पर लिख दूंगा। और पहले मैं एनसीईआरटी की लाइनस आपको पढ़वा दूंगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोलते हैं हमें? पहली लाइन है हमारी एनसीईआरटी की, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, एज यू नो द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स or organ system in our body must be coordinated in maintain homeostasis. Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another। यानी कि ये बोल रहा है, द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। मतलब हर एक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दूंगा, ठीक। मतलब टी जो है वो हॉट है, टी है हॉट। आपने टी में उंगली डाली, आपने टी में उंगली डाली, ठीक। तो ये सिग्नल पहले पहुंचेगी आपकी ब्रेन पर, पहले सिग्नल आपके ब्रेन पर पहुंचेगी, ठीक। तो फिर आपको ब्रेन बताएगा कि कि जो चाय है, कि टी जो है ये हॉट है, ये हॉट है। तो फिर आप क्या करते हो? तुरंत तुरंत अपनी उंगली उठाते हो। उंगली क्या है? एक ऑर्गन है। और वैसे ही ब्रेन एक क्या है? ऑर्गन है। ये इंटरकनेक्टेड है, कोऑर्डिनेटेड में है, ठीक। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो और इसी को कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन, जहां वन और टू ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और मिलजुल कर एक फंक्शन करते हैं। उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन, उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन, उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन, ठीक। चलिए, फॉर एग्जाम्पल वेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइजेस, ये बोल रहा है जब हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। तो हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक। जब हम मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, जब हम दौड़ से तेज तेज भागते हैं, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीजर। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होती है। जैसे कि आप जोर जोर से सांसें लेते हो, उससे क्या होता है कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज होती है। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। यही मैंने बोला कि जब आप ज्यादा ऑक्सीजन लेते हो तो रेस्पिरेशन भी जोर जोर से आप करते हो, ठीक। हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वया ब्लड वेसल्स। उससे क्या होता है? हार्ट बीट, जैसे कि लुप डुप जोर जोर से दिल की आवाज आती है, और वो ब्लड भी जोर तेजी से, ब्लड भी तेजी से फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, द एक्टिविटीज नर्वस, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू दियर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक। जब हम एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, जब हम एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, जो हमारे लंग्स है, जो हमारे मसल्स है, जो हमारे हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, वो नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है, ठीक। दस द फंक्शन ऑफ मसल्स वो वापस आ जाते हैं, ठीक। हार्ट, ब्लड
वेसल्स किडनी एंड अदर ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड व्हाइल परफॉर्मेंस का फिजिकल एक्सरसाइज। यही मैंने बोला, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कि मसल्स, हार्ट बीट, ठीक, लंग्स जिसमें रेस्पिरेशन होती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक साथ मिलजुल कर ये काम करते हैं, ठीक। तो ये मिलजुल कर यानी कि कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate the integrate all the activities in the organ so that they perform in a synchronistic fashion। यानी कि हमारे अंदर दो कोऑर्डिनेशन होते हैं, एक तो होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन और होता है एक और होता है एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, ठीक। इसमें थोड़ा दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्या पता नीट से इससे क्वेश्चन आ जाए कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में क्या फर्क होता है। पहले आप लिखिए यहाँ पर न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ठीक। वेट अ मिनट, पहले आप लिखिए यहाँ पर न्यूरल कोऑर्डिनेशन। आप लिखिए यहाँ पर आप लिखिए यहाँ पर पहली हेडिंग आप लगाएंगे, यहाँ से जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, यानी कि पहला जो पेज पढ़ा एनसीईआरटी का, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा। चलिए, आप पहली हेडिंग लगाए न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन। वेट अ मिनट, न्यूरल कोऑर्डिनेशन और हमें पढ़ना है एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। पहले हम पढ़ेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ठीक। चलिए, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में आप पहले लिखेंगे, ये होता है ये कोऑर्डिनेशन बाय न्यूरॉन्स, बाय न्यूरॉन्स, जो कि है फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये हम अभी बोलेंगे, ठीक। आगे मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में न्यूरॉन के बारे में, आगे में अगला जो पेज है, हाँ आई थिंक नेक्स्ट पेज शायद न्यूरॉन्स का है। चलिए, और क्या है इसमें न्यूरल कोऑर्डिनेशन में दूसरा पॉइंट, दे कम्युनिकेट यूजिंग द केमिकल्स, दे कम्युनिकेट बाय यूजिंग द केमिकल्स। ये केमिकल्स का यूज करके क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कॉल्ड एज, और इसे बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स की वजह से कम्युनिकेट करते हैं केमिकल्स, उनको बोलते हैं न्यूरो। वो केमिकल्स क्या है, उन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक। फास्ट कम्युनिकेशन है इनकी, फास्ट कम्युनिकेशन, बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि अभी समझाता हूं। कम्युनिकेशन न्यूरल कंट्रोल का वेरी फास्ट है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं होता है, तेज तेज होता है लेकिन कम समय तक होता है, ठीक। ये कुछ पॉइंट्स हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन की, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूंगा आपको कि मैंने क्या बताया, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक। वेट अ मिनट, एक तो मैंने यहाँ पर बताया आपको एंडोक्राइन एंड न्यूरल सिस्टम, एक तो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा है हमारा यहाँ पर न्यूरल सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अब चलते हैं हम, ये हो गया न्यूरल सिस्टम, अब पढ़ते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक। चलिए, इसको हम ऊपर खिसका देते हैं और यहाँ पर लेते हैं हम एक लाइन। चलिए, ये है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे ये होता है बाय न्यूरॉन्स, ये होता है एंडोक्राइन सिस्टम बाय ग्लैंड्स, या जिसे कहते हैं एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, या जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, या एंडोक्राइन, या फिर एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन।
ठीक, जैसे ये होता है बाय न्यूरॉन्स, पर ये होता है बाय ग्लैंड्स। दिस कोऑर्डिनेशन ओकर बाय ग्लैंड्स, पहली बात। दूसरी बात, कम्युनिकेशन होती है बाय, जैसे इसमें होते हैं बाय केमिकल्स, या जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, बाय न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन इसमें होता है कम्युनिकेशन बाय हार्मोन्स, बाय हार्मोन्स। जैसे यहाँ ये मैं खाली डिफरेंशिएट करवाता हूं मैं आपसे, हाँ, इस सिस्टम के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, बाय ग्लैंड, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसके बाद वाला चैप्टर नंबर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में पढ़वा दूंगा मैं, ठीक। ये होता है स्लो, स्लो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन, बट लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि इसमें कम्युनिकेशन होती है, स्लो होती है, लेकिन ज्यादा देर तक होती है। लेकिन न्यूरल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, फास्ट कम्युनिकेशन होती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, कम समय तक रहती है। चलिए, ये हो गया। अब हम दूसरे पैराग्राफ पर चलते हैं। अगर आपको ये लिखना होगा अपनी एनसीईआरटी में, देखो यहाँ पर जगह बची हुई है, यहाँ पर, हाँ, आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन या क्विक कोऑर्डिनेशन। ये क्विक कोऑर्डिनेशन बोला ना मैंने, फास्ट कम्युनिकेशन होता है। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स, ये हार्मोन्स के थ्रू होता है, ठीक। इन दिस चैप्टर you will learn about the neural system, human mechanism of neural coordination like transmission, neuro impulse and impulse conduction कैसे होता है, या साइनेप्स जिसे हम कहते हैं, ये कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर सेकंड, पैराग्राफ नंबर सेकंड, न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। चलिए, अगर आपको ये नोट करना होगा तो आप ये पास कर कर नोट कर सकते हो, ठीक। चलिए क्या नोट, आगे चलते हैं। न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम में क्या पढ़ना है, द न्यूरल सिस्टम of all animals is composed of highly specialized cells called neurons, ठीक। न्यूरॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक। न्यूरॉन्स, ठीक, कैन डिटेक्ट, रिसीव करता है या ट्रांसमिट करता है स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई क्या होता है, सिग्नल होता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, आपने गर्म चाय में ऐसे उंगली डाली, ठीक, गर्म चाय में आपने उंगली डाली और आप तुरंत उठाते हो, लेकिन जब आपने गर्म चाय में उंगली डाली तो चाय गर्म है, ठीक, आपकी उंगली जल गई। ये सिग्नल लेके जाता है न्यूरॉन्स, ये सिग्नल लेके जाता है न्यूरॉन्स ब्रेन तक, और ब्रेन वापस भेजता है न्यूरॉन्स के थ्रू उंगली को कि आप उंगली हटाओ, चाय गर्म है, ठीक। वैसे ही ये स्टिमुलाई, स्टिमुलाई यही होता है कि आपको स्टिमुलस लगी, कि आपने उंगली डाली, आपको स्टिमुलस लगी, ठीक। The neural organization is very simple. However, invertebrates, for example, Hydra is composed of network of neurons. बहुत सारे नेटवर्क न्यूरॉन्स होते हैं हाइड्रा में, ठीक। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में ज़्यादातर वेल डिफाइंड होता है। वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। ब्रेन और क्या होता है, ब्रेन होता है और नंबर ऑफ गैंग्लियन होता है, और किस में होता है, न्यूरल टिश्यू में, ठीक। द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम किस में होता है, वर्टिब्रेट्स में होता है, और बेटर किस में होता है, एक मिनट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर लिखिए ऐसे, डेवलप्ड है किस में, वर्टिब्रेट्स में, ठीक, और बेटर किस में है, बेटर है हमारा किस में, इंसेक्ट्स में, बेटर है हमारा इंसेक्ट्स में, ठीक। चलिए, अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। चलिए, द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस क्या होता है, सीएनएस होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल
नर्वस सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। और पीएनएस, पीएनएस क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, ठीक। अब पढ़ते हैं सीएनएस। द सीएनएस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड। सीएनएस में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल। द पीएनएस compresses the all the nerves of body associated with the CNS। पीएनएस में आते हैं नर्वस, पीएनएस में आते हैं नर्वस, और जो हमारा सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। द नर्व फाइबर ऑफ द पीएनएस आर ऑफ टू टाइप्स। नर्व फाइबर जो है पीएनएस का वो है दो टाइप्स का, एक तो है एफेरेंट फाइबरस और दूसरा है इफेरेंट फाइबरस। दो नर्वस आते हैं हमारे इसमें, दो नर्व फाइबर्स, और एक तो है एफेरेंट, किसमें? पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, एफेरेंट एंड इफेरेंट, ठीक। द एफेरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस एंड द इफेरेंट फाइबर ट्रांसमिट द रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द कॉन्संट्रेटेड पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन। सिंपल में समझे, यानी कि ये बोल रहा है जो एफेरेंट होता है, जो एफेरेंट होता है ये ऑर्गन्स या टिश्यू से सिग्नल को लेके जाता है सीएनएस तक, सिग्नल को लेके जाता है सीएनएस तक, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। लेकिन जो एफेरेंट होता है इसमें रिवर्स होता है, इसमें रिवर्स होता है, ये इम्पल्स को सीएनएस से लेकर टिश्यू या ऑर्गन्स में लेके जाता है, ठीक। और पीएनएस को हमने, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक तो है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा है हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमेटिक एंड ऑटोनॉमस, सोमेटिक एंड ऑटोनॉमस, ठीक। द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू सिकल्टल मसल्स, यानी कि जो हमारा कौन सा वाला सोमेटिक वाला जो है ये इम्पल्सेस लेता है सीएनएस से लेकर सिकल्टल मसल्स तक। लेकिन वाइल द ऑटोनॉमिक क्या करता है, सिस्टम ट्रांसमिट द इम्पल्सेस सीएनएस से लेता है इनवॉलंटरी ऑर्गन्स या स्मूथ मसल्स तक लेके जाता है। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि ऑटोनॉमस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक तो है पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, किसको? ऑटोनॉमिक नर्व न्यूरल सिस्टम को, ठीक। उसके बाद आता है हमारा और एक जिसे कहते हैं विसरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। वेट अ मिनट, हम थोड़ा सा कम करते हैं, हाँ, यह है हमारा विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम को हमने, क्या होता है हमारा विसरल नर्वस सिस्टम? इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस का पार्ट है सिस्टम। कंप्रेसेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्वस, इसमें आते हैं फाइबर्स, इसमें आते हैं गैंग्लिया, इसमें आते हैं एंड प्लेक्सस आते हैं इसमें, बाय विच इम्पल्सेस ट्रैवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस से क्या जाता है, इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं टू द विसरल एंड फ्रॉम द वाइस टू द वाइस वर्सा एंड फ्रॉम द वाइस वर्सा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस से लेके सीएनएस तक यहाँ पर सिग्नल्स लेके जाता है कौन? विसरल नर्वस सिस्टम। अब जो मैंने ये पैराग्राफ पढ़ाया इसको मैं यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, ठीक। यहाँ पर आप हेडिंग लगाइए, अगर आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं कॉपी पर तो आप ये नोट्स भी यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए आप लगाइए हेडिंग नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, तो ये है हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं सीएनएस और पीएनएस में।
CNS और PNS में, CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। और CNS में हमारा क्या क्या आता है, मैंने अभी बताया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एक तो है हमारा ब्रेन और दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है हमारा CNS में, लेकिन जो हमारा PNS है इसमें आता है हमारा नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स आता है, ठीक। कौन कौन से, अफेरेंट एंड इफेरेंट, एक तो है हमारा एफेरेंट, एफेरेंट एंड इफेरेंट, एफेरेंट एंड इफेरेंट, ठीक। एफेरेंट और इफेरेंट, जो एफेरेंट होता है यह क्या करता है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, लेकिन इफेरेंट जो होता है ये CNS से लेकर ऑर्गन्स तक, यानी कि वाइस वर्सा है, ठीक। एफेरेंट क्या करता है, ऑर्गन से लेकर CNS तक, लेकिन इफेरेंट क्या करता है, CNS से लेकर ऑर्गन्स तक, ठीक है, सिंपल बात। चलिए, फिर हमने PNS को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया, जो हमारा PNS है इसको हमने फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक। एक तो है हमारा सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक, सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक, जो मैं यहां पर साइड में करवाता हूं ना, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक, और इससे क्वेश्चन आएगा नीट 2026 में। चलिए, एक तो है हमारा सोमेटिक और दूसरा है हमारा ऑटोनॉमिक। सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमेटिक में क्या होता है, ये सिग्नल्स को कैरी करता है फ्रॉम वॉलंटरी पार्ट्स से लेता है, जैसे कि हमारा है स्केलेटल मसल, जैसे कि हमारा है स्केलेटल मसल, ठीक। लेकिन ऑटोनॉमिक क्या करता है, ये सिग्नल्स को कैरी करता है फ्रॉम इनवॉलंटरी पार्ट्स, ठीक। ये इनवॉलंटरी पार्ट से सिग्नल्स को कैरी करता है, जैसे कि हमारा इसमें आता है स्मूथ मसल्स, ठीक। चलिए, ये हो गया पूरा पैराग्राफ, ठीक। और एक इस लाइन इसमें दी हुई है, न्यूरल सिस्टम, एक मिनट, एक और हेडिंग है इसमें, न्यूरॉन ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन जो है, मतलब क्या है, न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। अब हमें डिटेल में पढ़ना है एक न्यूरॉन को, ठीक। आप पहले ये नोट कीजिए जितना भी मैंने इस पैराग्राफ में आपको समझाया, और यहाँ पर जो मैंने शॉर्ट नोट से बनाए आप इसको नोट कीजिए। चलिए, किया नोट? चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं न्यूरॉन को। न्यूरॉन जो है इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो ये हम आंखों से नहीं देख सकते, हमें पहले माइक्रोस्कोप में जाना होगा, ठीक। कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स
और एक्सॉन जो फिगर में दिया हुआ है, आगे मैं बताऊंगा। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनली। सेल बॉडी के पास होता है, क्या होता है हमारे पास, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक, उसमें होते हैं सेल ऑर्गेनल्स और कुछ ग्रेनुलर बॉडी जैसे कि निसल ग्रेन्यूल्स। शॉर्ट फाइबरस होता है विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी आल्सो कॉन्टेन्स निसल ग्रेन्यूल्स। इसमें होते हैं निसल ग्रेन्यूल्स, इसमें भी होते हैं, एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, इन्हें कहते हैं हम, और इसके पास होते हैं डेंड्राइट्स। चलिए अब जो ये न्यूरॉन है इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब जो ये न्यूरॉन है इसको हम डिटेल में समझते हैं, ठीक। चलिए अब हम न्यूरॉन को हम डिटेल में समझते हैं। अब आप इस फिगर को देखिए, जैसे कि एक न्यूरॉन यहाँ पर दी हुई है, कौन कौन से पार्ट है, एक तो है डेंड्राइट्स, ये है डेंड्राइट्स जो सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक। इसके बाद है निसल ग्रेन्यूल्स, सेल बॉडी में होते हैं निसल ग्रेन्यूल्स, किस में होते हैं, सेल बॉडी में, ये है सेल बॉडी जो यहाँ पर फिगर में दी हुई है, और सेल बॉडी के बीच में होती है न्यूक्लियस। और अभी एनसीईआरटी ने बताया पिछली स्लाइड में, आप अगर देखोगे, साइटोप्लाज्म विच टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि इसमें होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, यहाँ पर इस सेल बॉडी के जो साइटोप्लाज्म में है इसमें होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक। और यह है एक्सॉन, ये है एक्सॉन, एक्सॉन पर होते हैं प्रेजेंट शिवान सेल्स, ठीक। अगर और इस पे होते हैं माइलिनेटेड शीट, और इसमें होते हैं माइलिन शीट, माइलिन शीट, दो दो शिवान सेल्स, दो शिवान सेल्स या दो माइलिनेटेड शीट, जो माइलिन शीट जो है इनके बीच में एक गैप होता है, इनके बीच, जैसे ये आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये है एक एक्सॉन, इसके ऊपर है एक माइलिन शीट, वैसे ऊपर भी नीचे भी, और जो बीच में जो है, बीच में, इसे कहते हैं हम नोड्स ऑफ रेनिवर, नोड्स ऑफ रेनिवर, इसे कहते हैं नोड्स ऑफ रेनिवर, ठीक, इसे कहते हैं हम नोड्स ऑफ रेनिवर। यह है एक्सॉन का टर्मिनल, यानी कि लास्ट पोर्शन ऑफ एक्सॉन। और एक्सॉन एक्सॉन का जो टर्मिनल है इसमें होता है साइनेप्टिक नॉब, इसमें होता है साइनेप्टिक नॉब, ठीक। चलिए अब मैं आपको ये थ्योरी समझाता हूँ, ये है डायग्राम, ये है डायग्राम। चलिए थ्योरी हमें बताती है कॉन्टेनस नेसल ग्रेन्यूल्स, दीज फाइबरस ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स दिस सेल बॉडी। पहले जो फाइबरस है यानी कि नेसल ग्रेन्यूल्स है या डेंड्राइटस, डेंड्राइटस क्या करते हैं, सिग्नल को या इम्पल्स को लेते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ से सिग्नल्स आती है और चली जाती है सेल बॉडी में, ठीक। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ऐसे सिग्नल्स आती है जो चली जाती है सेल बॉडी में, थ्रू किसके थ्रू, डेंड्राइटस के थ्रू, थ्रू डेंड्राइट्स, थ्रू डेंड्राइट्स, ठीक। द एक्सॉन इज, जो एक्सॉन है हमारी, ये वाली एक्सॉन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक्सॉन जो है, द एक्सॉन इज लॉन्ग फाइबर, ये एक लॉन्ग फाइबर है, द डिस्टल एंड विच इज ब्रांचेड, ये है ब्रांचेड, लास्ट वाला एंड जो है एक्सॉन का ये ब्रांचेड है, ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एट बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज साइनेप्टिक नॉब। जो हर एक एंड है इसमें एक बल्ब जैसा, गोले जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हम, जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब, जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब, ठीक, उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। उसमें क्या होता है, साइनेप्टिक नॉब में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसमें होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक। द एक्सॉन transmit nerve impulses away from the cell body for a synapses of a neuromuscular junction, यानी कि द एक्सॉनस, एक्सॉन जो है ट्रांसमिट करता है इन्हीं सिग्नल्स को, इन्हीं सिग्नल्स को, द एक्सॉन नर्व इम्पल्स यानी कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है कहाँ से, सेल बॉडी से लेकर साइनेप्सिस तक, या जिसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक, यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है, यानी कि यहाँ से चले जाते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, वहाँ से जाता है और एक न्यूरॉन में, वहाँ से चला जाता है और एक न्यूरॉन में, ठीक। जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, साइनेप्सिस हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन, यानी कि दो एक्सॉन है या तीन एक्सॉन है या दो डेंड्राइट्स है या तीन, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स के बेसिस पर हमने डिवाइड किया है किसको, बहुत से क्लासिफाई किया है, किसको,
न्यूरॉन को, ठीक। द न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के मिलते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। क्या होता है? विथ वन एक्सॉन, मल्टीपोलर में एक एक्सॉन होता है, ठीक। एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स, एक एक्सॉन होगा और 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगे। ये मैं अभी यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा, ठीक। फाउंड इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलता है। इसका एग्जाम्पल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसका एग्जाम्पल है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक। उसके बाद है हमारा मल्टीपोलर के बाद मल्टीपोलर विथ बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होता है? एक एक्सॉन होगा, एक डेंड्राइट होगा। फाउंड होता है रेटिना ऑफ आई, आई का जो रेटिना होता है, आंख का जो रेटिना होता है, उसमें पाया जाता है हमारा बाइपोलर, यानी कि उसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट मिलता है। और दूसरा होता है, उसके बाद आता है हमारा यूनिपोलर। यूनिपोलर क्या होता है? सेल बॉडी विद द वन एक्सॉन ओनली फाउंड इन यूजुअली द एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब बच्चा पेट में होता है, एम्ब्रियो होता है, जब एक एम्ब्रियो होता है उस वक्त क्या होता है? यूनिपोलर होता है, यूनिपोलर होता है, यानी कि खाली एक एक्सॉन मिलता है। देयर आर ऑफ 2 टाइप एक्सॉन्स, ये हम अभी पढ़ेंगे, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन मल्टीपोलर, यूनिपोलर और बाइपोलर को मैं यहाँ पर नोट करवाऊंगा आपको डिटेल में, ठीक। आप हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। वेट अ मिनट, आप यहाँ पर लगाइए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक। न्यूरॉन्स कितने तरह का हमें मिलता है? चलिए, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स on the basis of number of dendrites and axon, on the basis of axon and dendrites। किसके बेसिस पर? एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है, ठीक। कितने तरह का मिलता है हमारा? 3 तरह का, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 तरह का, और एक और 2 तरह का भी मिलता है जो थोड़ा एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी से, वो भी मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा, आप क्या पता आ जाए, भरोसा नहीं है, चलिए आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है। पहला हम लिखेंगे यूनिपोलर। पहले हम लिखेंगे, इसको क्या हो गया है, हाँ, पहला है हमारा यूनिपोलर, पहला है हमारा इसको पता नहीं पेन को क्या हो गया है, कौन सी मौत आ गई पेन को। एक तो है हमारा यूनिपोलर, ठीक। यूनिपोलर क्या होता है? चलिए मेरे साथ साथ डायग्राम बनाइए। यूनि मतलब सिंगल, यूनि मतलब सिंगल, ठीक। ये है एक सेल बॉडी, ये है हमारी एक सेल बॉडी, ठीक। ये है हमारा एक्सॉन, ये है एक्सॉन के टर्मिनल्स। चलिए यूनिपोलर यानी कि यह है एक सेल बॉडी, ये है हमारी एक सेल बॉडी, ठीक। ये है एक्सॉन। यूनि यानी कि एक ही एक्सॉन मिलेगा, वन पोल, ठीक। ये कहाँ मिलता है हमारा यूनिपोलर? इसका एग्जांपल है हमारा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारा ये मिलता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारा ये मिलता है, ठीक। चलिए उसके बाद है हमारा दूसरा बाइपोलर। बाइपोलर, बाइपोलर में क्या लिखते हैं हम? इसमें डेंड्राइट कोई नहीं है, ठीक, खाली एक एक्सॉन है, डेंड्राइट कोई नहीं है। तो चलिए ये है हमारी सेल बॉडी, इसमें होगा एक डेंड्राइट ऐसे, ठीक।
इसमें होगा एक एक्सॉन, ठीक, एक एक्सॉन, वन एक्सॉन और वन डेंड्राइट, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट हमारा इसमें मिलता है। एग्जाम्पल क्या है इसमें? रेटिना ऑफ आई, बाइपोलर में आता है हमारा एग्जाम्पल रेटिना। इसको क्या हो गया पेन को? रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा रेटिना ऑफ आई, ठीक। ये हो गया बाइपोलर। मैं एक और पेज ऐड करता हूँ यहाँ पर, चलिए। रेटिना ऑफ आई, तीसरा आता है हमारा, तीसरा आता है हमारा मल्टीपोलर। मल्टीपोलर, मल्टीपोलर, मल्टीपोलर में क्या होता है हमारा? यह है एक सेल बॉडी, इसमें है हमारे बहुत सारे डेंड्राइट्स। इसमें हमारे बहुत सारे डेंड्राइट्स, ठीक। और ये हमारा एक्सॉन और ये है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक। मल्टीपल डेंड्राइट्स, मल्टीपल डेंड्राइट्स इसमें मिलते हैं और वन एक्सॉन मिलता है, वन एक्सॉन, मल्टीपल डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन, मल्टीपल डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन इसमें हमारा मिलता है। मल्टीपल डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन, एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है इसका हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसका एग्जाम्पल है। और एक हमें इसमें पढ़ना है, एक तो है हमारा एपोलर, एपोलर, एपोलर क्या है होता है? यानी कि एब्सेंस, यानी कि एब्सेंस, यानी कि इसमें होगी खाली एक सेल बॉडी, इसमें होगी खाली एक सेल बॉडी, सेल बॉडी जैसे ऐसे। इसका एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रा, ये हमारा हाइड्रा में मिलता है, ये हमारा हाइड्रा में मिलता है, ठीक। चलिए पीछे चलिए, ये हो गया हमारा यहाँ तक, ये हो गया हमारा यहाँ तक। इसके बाद आता है हमारा माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। जो मैंने यहाँ पर माइलिन शीट बनाया, इस वाले ये जो ये वाला हमारा न्यूरॉन है, इस पर मैंने यहाँ पर ये माइलिन शीट बनाई। माइलिन शीट के बेसिस पर हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन मिलते हैं, एक तो है हमारा माइलिनेटेड, माइलिनेटेड और दूसरा है हमारा नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, ठीक। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इन्वॉल्व, जब माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व हो गए शिवन सेल्स के साथ, शिवन सेल्स के साथ विच फॉर्म ए माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, जो एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीट बनाते हैं। द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनिवर। मैंने बताया जो यहाँ पर ये वाला है, यानी कि ये एक माइलिन शीट है, ये दूसरा वाला माइलिन शीट है, इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, इन इसको कहते हैं हम नोड्स ऑफ रेनिवर, इसको कहते हैं हम नोड्स ऑफ रेनिवर, इसको कहते हैं हम नोड्स ऑफ रेनिवर, ठीक।
माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्वस, यानी कि जो वाले माइलिनेटेड नर्वस फाइबर्स फाउंड होते हैं, ये माइलिनेटेड नर्वस फाउंड होते हैं, किस में फाउंड होते हैं? एक तो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और होता है हमारा किस में, और होता है हमारा क्रेनियल नर्वस में, क्रेनियल नर्वस में, यानी कि माइलिनेटेड हमारा मिलता है किसमें? माइलिनेटेड हमारा मिलता है किसमें? एक तो मिलता है हमारा किसमें? स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्वस में, स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्वस में। स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्वस में हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन मिलते हैं। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन नर्व फाइबर्स इज एनक्लोज्ड बाय Schwanns around the axon, Schwann cells, they does not form a myelinated sheet around the axon, यानी कि जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है उसमें क्या होता है कि एक्सॉन जो है हमारा, इसके पास शिवन सेल्स होते हैं, लेकिन शिवन सेल्स के पास हमारे पास माइलिनेटेड शीट नहीं होता है, ठीक। एंड इज कॉमनली फाउंड इन दी ऑटोनॉमस एंड द सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारा मिलता है हमारा किसमें? ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा मिलता है। कौन? अनमाइलिनेटेड, ठीक। चलिए, उसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं हम जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, या जिसे कहते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है, ठीक। चलिए, इसमें पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज ऑफ दियर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट, यानी कि रुके हुए पर है, पोलराइज्ड स्टेट यानी कि रुके हुए स्टेट पर है, ठीक। रेस्ट पर है जिसे कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? न्यूरॉन का मेम्ब्रेन क्यों पोलराइज्ड होता है, ठीक? ताकि सिग्नल्स, क्यों पोलराइज होता है? ताकि सिग्नल से इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाए ऑर्गन से ब्रेन तक, ब्रेन से ऑर्गन तक। चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। अलग अलग तरह के आयन्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ? न्यूरल मेम्ब्रेन पर। जैसे हमारा सोडियम हो गया, दूसरा होता है मेनली टू आयन्स है, मेनली टू आयन्स होते हैं। एक तो है हमारा सोडियम, दूसरा है हमारा पोटेशियम, चलिए, व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टेड एनी इम्पल्स, जब एक न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स नहीं कर, मतलब ट्रांसमिट करता है या कंडक्ट नहीं करता है, उसे कहते हैं हम रेस्टिंग। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली मोर परमेएबल टू पोटेशियम आयन्स, यानी कि जब रेस्ट पर होता है, जो हमारा मेम्ब्रेन होता है वो ज्यादा परमेएबल होता है। कौन सा? एक्सोनल परमेएबल, यानी कि जो एक्सॉन है ना, इसका जो मेम्ब्रेन है ये परमेएबल ज्यादा होता है, यानी कि किससे? पोटेशियम आयन से, यानी कि इसमें ज्यादातर पोटेशियम आयन्स हमारे मिलते हैं। एंड नियरली इम्परमेएबल टू सोडियम आयन्स, ये इम्परमेएबल होता है सोडियम आयन्स का। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज impermeable to negatively charged proteins present on the exoplasm, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इम्परमेएबल होता है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स को। कौन? एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हमारे पास नहीं मिलते हैं, यानी कि इम्परमेएबल होता है, ठीक। द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन्स high concentration of potassium and negatively charged proteins and low concentration of sodium, ठीक। यानी क्या? The axon contains high concentration, axon के पास क्या होता है? The axon, exoplasm inside the axon
जो हमारा ये जो एक्सॉन है इसके पास है एक्सोप्लाज्म। इसके पास क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन में होता है पोटेशियम या और नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स होते हैं, और लो कंसंट्रेशन में होते हैं सोडियम, यानी कि सोडियम कम होता है अंदर और पोटेशियम ज्यादा होता है। यानी कि मेम्ब्रेन के बाहर, अगर ये मेम्ब्रेन का बाहर वाला हिस्सा है, इसमें ज्यादातर हमारा मिलेगा हमारा सोडियम कम पोटेशियम, और अंदर ज्यादा पोटेशियम कम सोडियम, खत्म। इन कॉन्सेंट द फ्लूड आउटसाइड, जो फ्लूड है आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन्स लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम कम होता है, कम मिकदार में होता है, ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड दस फॉर्म में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि आउटसाइड जो हमारा मिलता है, आउटसाइड में हमारा मिलता है, क्या मिलता है, ज्यादातर हमारे मिलते हैं सोडियम आयन्स, ज्यादातर हमारा मिलता है सोडियम आयन्स। आउटसाइड में होता है फ्लूइड, आउटसाइड में होता है फ्लूइड जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अगले पेज पर मैं ये डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को। और ये बनाते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये बनाते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दीज ग्रेडियंट्स आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स। ये कैसे मेंटेन होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स, यानी कि उसमें एटीपी की जरूरत होती है, सोडियम बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, मेंटेन होता है हमारा ट्रांसपोर्ट ग्रेडियंट, आयनिक ग्रेडियंट मेम्ब्रेन, आयनिक ग्रेडियंट क्या होता है, मेंटेन रहता है। विच ट्रांसपोर्ट तीन सोडियम आउटवर्ड्स, दो सोडियम को ये यहां से आउट बाहर फेंकता है, और तीन सोडियम को बाहर फेंकता है और दो पोटेशियम को अंदर फेंकता है इनटू दिस सेल। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड while the inner surface while the inner surface becomes negatively charged and therefore is polarized। तो ये क्या होता है, polarized होता है। The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as the resting potential, is called as the resting potential। यानी कि जब एक रेस्ट में होता है हमारा, एक रेस्ट में होता है हमारा न्यूरॉन, ठीक, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है, ठीक, डिफरेंस पैदा होता है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ज़्यादातर सोडियम बाहर, ज़्यादा सोडियम बाहर, कम सोडियम साइटोप्लाज्म में, ठीक। तो इसे कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, जो अक्रॉस पैदा होता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं हम रेस्टिंग पोटेंशियल, इसे कहते हैं हम रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसकी वैल्यू होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट, ठीक। अब हम बात करते हैं रेस्टिंग, जब हमारी मेम्ब्रेन रेस्ट में होती है, जब हमारी एक्सॉन रेस्ट में होती है, तो फिर क्या होता है, बाहर होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बाहर होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। हम डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर नया वाला डायग्राम है, मैं अगला पेज लेता हूँ। जब हमारी न्यूरॉन रेस्ट में होती है तो फिर कैसा लगता है, वेट अ मिनट, जस्ट लाइक दिस, एक मिनट एक मिनट। चलिए, जब हमारी न्यूरॉन जो है रेस्ट में रहती है, तो इसकी मेम्ब्रेन, एक्सॉन मेम्ब्रेन कैसे बिहेव करती है। ठीक, तो इसकी एक्सॉन की मेम्ब्रेन बिहेव कैसे करती है, ये है एक्सॉन की मेम्ब्रेन, ठीक, रेस्टिंग में सेल है, ठीक। इसमें होते हैं लीकी चैनल्स, इसमें होते हैं हमारे लीकी चैनल्स, इसमें होते हैं हमारे लीकी चैनल्स। एक तो है हमारा पोटेशियम लीकी चैनल्स और दूसरा है हमारा सोडियम लीकी चैनल्स। फॉर एग्जांपल ये है हमारा सोडियम लीकी चैनल, ठीक।
ये है हमारा। इससे क्या होता है कि सोडियम का ट्रांसपोर्ट होता है। ये है हमारा सोडियम लीकी चैनल्स। सोडियम लीकी चैनल्स। और एक बात, जरूरी बात, जब हमारी मेम्ब्रेन रेस्ट पर होती है तो इसकी वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट। -70 मिली वोल्ट, इसे कहते हैं हम RMP। RMP इसे कहते हैं हम हमारा RMP, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसे कहते हैं हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या जिसे कहते हैं पोलराइजर स्टेट। यहाँ पोलराइज्ड में है, पोलराइज में है हमारी मेम्ब्रेन, पोलराइज्ड स्टेट। रेस्ट में है एक न्यूरॉन, ठीक। और इसकी वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट। और जो मेम्ब्रेन होती है जब ये रेस्ट पर होती है तो बाहर की तरफ होती है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और अंदर की तरफ होती है हमारी नेगेटिवली चार्ज। वैसे यहाँ पर बाहर की तरफ है पॉजिटिवली चार्ज, और अंदर की तरफ है हमारी नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज जब क्या है, रेस्ट में है ये, ठीक। पोलराइजर स्टेट में हमारी एक न्यूरॉन, ठीक। तो ये मैंने बताई, ये है हमारी लीकी चैनल्स। ये है हमारी सोडियम लीकी चैनल्स। ये है हमारी सोडियम लीकी चैनल्स। सोडियम लीकी चैनल्स। और इस वाले को कहते हैं हम एक्सोलेमा। एक्सोलेमा यानी कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन। और यह है हमारा एक्सोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, एक्सोप्लाज्म, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा सोडियम का ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ से जाएगा सोडियम, सोडियम लीकी चैनल से अंदर की तरफ। जैसे हमारे सोडियम लीकी चैनल्स है, वैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट होगा पोटेशियम लीकी चैनल्स। पोटेशियम लीकी चैनल्स, इससे क्या होगा, लेकिन पोटेशियम लीकी चैनल्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू। ये हमारी पोटेशियम लीकी चैनल्स। इससे क्या होगा, पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होगा। इससे हमारा यहाँ से ऐसे पोटेशियम का, पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होगा। ऐसे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसे और ऐसे पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक। और इसमें मैंने बताया अंदर की तरफ होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। ऐसे ये है हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, these are the negatively नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, ठीक। यह है जब हमारी क्या है, पोलराइज्ड स्टेट में है हमारी न्यूरॉन, या जिसे कहते हैं हम रेस्टिंग स्टेट में है हमारी न्यूरॉन। और एक चीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं हम सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पर एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जस्ट लाइक दिस। पता नहीं क्या हो रहा है इसको, पेन को कौन सी मौत आ गई। ये हमारी सोडियम
पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। यहां से क्या होगा, 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आ जाएंगे। 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप ये यूज करेगा 1 ओटीपी यूजिंग 1 एटीपी। उससे क्या होगा, 3 सोडियम आउट, उससे होगा 3 सोडियम बाहर, 3 सोडियम आउट और 3 सोडियम आउट और 2 पोटेशियम इनसाइड, और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आ जाएंगे। चलिए, तो ये है हमारी, जैसे आप देखो सोडियम बाहर जाएगा, सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्जड है और अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्जड है, अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्जड है। ठीक, चलिए उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं You might curious to know about the mechanism of generation nerve impulse and its conduction along axon, and this stimulus is applied at a site figure 18.2 example point A on the polarized membrane। ये एक polarized membrane है। जब हम इसको स्टिमुलस देंगे यानी कि ये रेस्ट पर है, ये मेम्ब्रेन अभी रेस्ट पर है, ये मेम्ब्रेन अभी रेस्ट पर है। ठीक, ये मेम्ब्रेन अभी रेस्ट पर है। ठीक, द मेम्ब्रेन at the site A becomes freely permeable to sodium ions. This led to a rapid influence to sodium followed by the reversal the polarity to that side. The outer surface of the membrane becomes negatively charged and the inner side becomes the positively charged. The polarity of the membrane at the site A is thus reversed and hence depolarized। जब हमें स्टिमुलस मिलेगा, जैसे जब हम इसको स्टिमुलस देंगे, स्टिम्यूलस इसको हम देंगे तो फिर क्या होगा, फिर होगा जो ये बाहर की तरफ जो था ना, जो ये बाहर की तरफ पॉजिटिव था ये चला जाएगा नेगेटिव, जो अंदर की तरफ था नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, जो अंदर की तरफ था नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज, मेम्ब्रेन हमारी हो जाएगी डीपोलराइजर। ठीक, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल difference across the plasma membrane at the site A is called as the action potential। ठीक, इसे कहते हैं हम action potential which is in fact terms as the nerve impulse। इसे कहते हैं हम nerve impulse at sites immediately ahead the axon, example site B, membrane is a positively charged on the outer surface and the negatively charged inner surface. As a result, the current flows on inner surface from side A side B, on the outer surface current flows from the B to A से B तक करंट जाता है, फिर B से A तक करंट जाता है। यानी कि पहले बाहर की तरफ था पॉजिटिवली और अंदर की तरफ था नेगेटिवली चार्ज, लेकिन जब हम इम्पल्स देंगे तो बाहर की तरफ हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज और अंदर की तरफ हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, और जब ये स्टिमुलस खत्म हो जाएगी तो बाहर की तरफ वापस से आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और अंदर की तरफ हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, और अंदर की तरफ हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। अब मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूँ, एक मिनट एक और पेज में लेता हूँ, वेट अ मिनट। जैसे वेट अ मिनट मुझे एक मिनट आप लोग दें।
चलिए, ये है पोलराइज्ड स्टेट में। ठीक, पहले तो ये हमारी पोलराइज्ड स्टेट में आपको मैंने क्या बताया, मैंने बताया इसमें होगा, क्या होगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव। बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये है पोलराइज्ड स्टेट, पहला हमारा पोलराइज्ड स्टेट, ये है हमारा पोलराइज्ड स्टेट, जिसे हम कहते हैं आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो है हमारा कितना, जो है हमारा -70 मिली वोल्ट, जो है हमारा -70 मिली वोल्ट। तो फिर क्या होगा, फिर ये हो जाएगी पोलराइजर, फिर ये हो जाएगी पोलराइजर, फिर ये हो जाएगी हमारी पोलराइजर। तो जब ये पोलराइज्ड होगी तो बाहर की तरफ जो पॉजिटिव था वो बन जाएगा नेगेटिव, जो अंदर की तरफ नेगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। ठीक, तो इससे क्या होगा, सोडियम VCG, सोडियम चैनल्स ओपन होंगे ड्यू टू थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी कि जब हम स्टिमुलस देंगे इस न्यूरॉन को, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएगा। ये है पहली पोलराइजर से जो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा, फिर क्या होगा हमारा ये डीपोलराइजर, डीपोलराइजर ये होगा, फिर डीपोलराइजर ये होगा, फिर डीपोलराइजर। ठीक, जब हम उससे क्या होगा, जब हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देंगे तो ये सोडियम आयन्स क्या चले जाएंगे VGC, यानी कि इनका मूवमेंट होगा, इनका मूवमेंट होगा बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। उससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड इंक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा बाहर की तरफ। ठीक, ये सोडियम आयन्स अंदर आ गए, सोडियम आयन्स हमारे अंदर आ चुके हैं डीपोलराइजर स्टेट के दौरान, डीपोलराइजर स्टेट के दौरान। ठीक, चलिए, फिर क्या होगा, फिर होगा हमारा, यहाँ पर एक दो पॉइंट्स लिखेंगे, एज +30 मिली वोल्ट अचीव्ड, जब हमें अंदर की तरफ +30 मिली वोल्ट अचीव्ड होगा तो सोडियम चैनल्स, सोडियम VGC, सोडियम चैनल्स का क्या होगा, सोडियम चैनल्स क्लोज एंड पोटेशियम चैनल्स VGC ओपन हो जाएंगी। ठीक, लेकिन जब +30 मिली वोल्ट का पोटेंशियल जब जनरेट होगा अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा सोडियम VGC क्लोज होगा और पोटेशियम VGC ओपन हो जाएगा, पोटेशियम
VGC ओपन हो जाएगा, उससे क्या होगा ऐसे, और पोटेशियम गेट्स आउटसाइड, पोटेशियम आउटसाइड की तरफ चला जाएगा। पोटेशियम जब जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगी, पोटेशियम बाहर की तरफ चला जाएगा, पोटेशियम बाहर की तरफ चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, लेकिन ये वापस से फिर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज फिर से हो जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और अंदर की तरफ हो जाएगा हमारा नेगेटिव 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 चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उससे क्या होगा, पोटेशियम बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक, फिर होगा फिर से रिपोलराइज्ड, ये होता हमारा डिपोलराइज्ड, और ये हो गया हमारा रिपोलराइज्ड, ये होगा हमारा रिपोलराइजर, रिपोलराइजर, ये होगा हमारा रिपोलराइजर। पहले पोलराइज्ड होगा, फिर डिपोलराइज्ड होगा, फिर वापस से रिपोलराइज्ड होगा। ठीक, चलिए, ये हो गया हमारा रिपोलराइजर, ये हो गया हमारा रिपोलराइज्ड। चलिए, यही बताया इसमें। तो कंप्लीट this circuit of current flow, hence the polarity at the site of action potential is generated at side B. Thus, the impulse action potential generated at side A arrives at side B. The sequence replaced along the length at the axon constantly. Impulse is conducted. The rise in stimulus induced permeability. Sodium is extremely short-lived. To quickly follow the rise in permeability of sodium within the fraction, the second potassium diffuse outside. हाँ, ये मैंने अभी बताया, जैसे सोडियम अंदर की तरफ ज्यादा होगा तो वो चैनल बंद हो जाएगा और पोटेशियम वापस बाहर की तरफ चला जाएगा, आउटसाइड द मेम्ब्रेन रेस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल, और पोटेंशियल जो हमारा रेस्ट पर था वो वापस आ जाएगा of the membrane at the site of extension. Fiber becomes once more responsive to further stimulation. फिर जब ये वापस रिपोलराइज्ड हो जाएगा तो ये फर्दर स्टिमुलेशन के लिए रेडी हो जाएगा, फर्दर स्टिमुलेशन के लिए हमारे पास रेडी हो जाएगा। जो मैंने यहाँ पर पहले पोलराइज्ड होगा, ठीक, फिर डिपोलराइज्ड होगा, फिर वापस से रिपोलराइज्ड होगा। ठीक, डिपोलराइज्ड में क्या होगा, सोडियम अंदर की तरफ आएंगे और पोटेशियम बाहर की तरफ चले जाएंगे। यही एनसीईआरटी में अगर आप इतना ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे इस एनसीईआरटी में इतना ही हमारा दिया हुआ है। चलिए, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे क्योंकि मैं डिटेल में नोट्स भी आपको समझाता हूँ, मैं आपको डिटेल में नोट्स भी आपको समझो, जो भी एनसीईआरटी के लाइन्स है मैं यहाँ पर आपको मैं बताता भी हूँ, नोट्स भी यहाँ पर मैं आपको बनवा देता हूँ। ठीक, तो आज हम इतना ही करते हैं, तो अगली बार फिर से मिलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो इम्पल्स के साथ और इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।